हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द डिसीज्ड। ये इंटरनेशनल हॉरर थ्रिलर मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें रात के समय एक वीरान जंगल का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी शमन द्वारा किसी प्रकार का रिचुअल किया जा रहा होता है एक सिबलिंग के ऊपर, जिसमें से बहन का नाम नूरी था और भाई का नाम था यांडा। इस रिचुअल में दोनों की पूरी बॉडी जमीन के अंदर दफन कर दी गई थी और सिर्फ उनके सर ही बाहर हमें नजर आ रहे थे। और वो शमन तब किसी स्पिरिट का आवाहन करती है और उसके प्रकट होते ही नूरी उसे देख लेती है और उसे देखते ही नूरी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सीन ही पर कट होता है और हमें आज से 6 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और तब हम मिस्टर मूल को देख पाते हैं, जो अपने गांव के रिस्पेक्टेड वेल नोन पर्सनैलिटी थे और वो काफी ज्यादा अमीर भी थे, क्योंकि काफी बड़ी एरिया में उनके रबर प्लांटेशंस फैले पड़े थे, जिससे वो मोटा मुनाफा कमाया करते थे। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जहाँ कोई इंसान कामयाब हो और उसके जलने वाले कोई न हो। ऊपर से तो सब लोग उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे, लेकिन उन्हीं में से एक मिस्टर बूदी, जो कि गांव के हेड थे, फिर भी वो इंसान इनसे चला करता था और वो बार बार इनके पीछे इसलिए सलामी दागने जाता था ताकि वो अपने रबर प्लांटेशन को लगाने का सीक्रेट उन्हें बता दे, क्योंकि गांव के फार्मर्स वो रबर प्लांट्स लगाते तो हैं, लेकिन मिस्टर मूल की तरह कोई मोटा फायदा वो नहीं कमा पाते। और अगर मिस्टर बूदी को वो सीक्रेट मिल गया तो वो अपने फार्मर से इसका इस्तेमाल करके मोटा पैसा छापेंगे। पर मिस्टर मूल ये सीक्रेट उन्हें बताने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि एक बार इसने शमन को बुलाया था मिस्टर मूल पर ब्लैक मैजिक करवाने के लिए। इसीलिए मिस्टर मूल तब अपने आदमी से हिसाब किताब की बुकलेट लेते हैं और अपनी बेटी न्यूरी के ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन का बहाना बनाकर वहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि न्यूरी गांव की पहली इंजीनियर बन चुकी थी, वो भी लड़की होकर, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश और प्राउड फील कर रहे होते हैं। और तभी रास्ते में एक पिकअप ट्रक इंटेंशनली उन्हें टक्कर मारने ही वाला होता है, लेकिन मूल बच जाते हैं और उनके घर आने के बाद वो अपने प्लांटेशन का सारा हिसाब किताब अपने छोटे बेटे यांडा को थमा देते हैं। और उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि यांडा आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता था, वो अपने फादर के रबर प्लांटेशन को संभालना चाहता था, जबकि उसके फादर की ये दिली इच्छा थी कि यांडा एक ऑफिसर बने, क्योंकि यांडा के दोनों ही एल्डर सिबलिंग सक्सेसफुल थे। बड़ा भाई पेशे से एक डॉक्टर था और बेटी इंजीनियर बन ही चुकी थी, इसलिए उन्हें अब सिर्फ यांडा की फिक्र थी, क्योंकि डिग्री न हो तो लोग तुम्हें हीन भावना से देखते हैं। लेकिन यांडा अपने इसी फैसले पर अड़ा रहता है। और वहीं पर हम मिस्टर मूल की छोटे भाई की बेटी एजंग को देख पाते हैं, जो उनके घोड़े की देखभाल किया करती थी और अधिकतर समय वो इन्हीं के साथ में रहा करती थी, नौकरों की तरह, क्योंकि एजंग बिन माँ की बच्ची थी और उसके फादर का एक्सीडेंट हो चुका था और बड़े ही लेजी किस्म के इंसान थे, काम वाम वो करना नहीं चाहते थे। तो एजंग अपने बड़े पापा के घर में काम करके अपना खर्चा उठा रही होती है। और आगे हम देख पाते हैं कि पता नहीं मिस्टर मूल को क्या दिक्कत हो चली है, वो पूरे दिन रात गर्मी में भी जैकेट पहनकर घूमा करते थे, जिस पर हर कोई सवाल उठाता है, यांडा से लेकर उनकी वाइफ तक। और ये दोनों बहुत ही अच्छे कपल थे, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे और प्यार भी काफी ज्यादा था। उसी वक्त मिस्टर मूल के सीने में अचानक से एक भयानक दर्द उठने लगता है और उनकी वाइफ तब उन्हें किसी तरह संभाल कर चेयर पर बिठाती है। उन्हें लग रहा था कि शायद मिस्टर मूल को कोल्ड और स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है और अगर वो गर्म पानी से नहा लेंगे तो वो अच्छा महसूस करेंगे। तो दूसरी सुबह था क्लीवन ट्यूसडे का दिन। मिस्टर मूल की वाइफ सुबह उठकर सबको आवाज लगाकर उठाती है, क्योंकि आज सेलिब्रेशन का दिन था, न्यूरी का ग्रेजुएशन डे। इसलिए मिस्टर मूल तुरंत ही घुस जाते हैं बाथरूम में नहाने के लिए और आज वो अपने बेटे सैसा के गिफ्ट किए हुए गीजर के पानी से नहाने वाले थे, वरना रोज तो वो नॉर्मल वाटर से नहाया करते थे। तभी उसी वक्त उन्हें उल्टियां होने लगती है और हम गीजर में भी गड़बड़ देख पाते हैं। और तब दोबारा से जब मिस्टर मूल वहाँ के पानी के कांटेक्ट में आते हैं, शॉक लगने की वजह से तुरंत ही उनकी डेथ हो जाती है
और एक ही पल में सारी खुशी गम में बदल जाती है। और कम्युनिटी में ये माना जाता है कि जिस किसी की भी डेथ क्लीवन ट्यूसडे को होती है उसे बैड लक माना जाता है, क्योंकि ये एक श्रापित दिन है। माना जाता है कि इस दिन मरने वाला जातक 5 दिनों के अंदर अंदर अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ मृत्यु लोक लेकर चला जाता है। जिस जानकारी के बाद हम नूरी को देख पाते हैं, जो खुशी के दिन ही शोक में डूब गई थी अपने पिता को मृत्यु देखकर, और ये सब तब अपने पिता के साथ में बिताए हुए सारे लम्हों को याद करने लगते हैं। और उनका बड़ा बेटा सेसा भी उन्हें याद करने लगता है, जो उन्हीं के कहने पर डॉक्टर बना था। पूरी फैमिली गम में डूब चुकी थी, लेकिन उनकी वाइफ की हालत एकदम से ही गंभीर थी। वो भी उनके साथ में जाना चाहती थी, जो अजीब बात है। और उसी वक्त वहाँ पर विलेज के हेड मिस्टर बुदी आ जाते हैं, जिन्होंने अपने बातों से पहले से ही यांडा को इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ था। और यांडा उनकी अधिकतर बातें माना करता था, जबकि उसके डैड मिस्टर बुदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। और वो उस वक्त वहाँ पर सबको ये बताने के लिए आया था कि उनके फादर की डेथ एक श्रापित दिन पर हुई है, तो उसका बुरा परिणाम उनके जीवन पर भी पड़ सकता है, मतलब फैमिली मेंबर्स की डेथ हो सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए उन्हें जनाजे के टाइम पर एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा, ताकि इस श्राप से बचा जा सके। लेकिन सेसा ठहरा साइंस का स्टूडेंट। वो इस सुपरस्टिशन, टैबूज, ओमन में बिलीव नहीं किया करता था। उसे ये सब बकवास लगते हैं, तो वो ये रिचुअल करने से स्पष्ट मना कर देता है। लेकिन यांडा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर मान लो ऐसा हो गया तो क्या होगा। और नूरी भी रिचुअल के लिए सेसा को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। रिचुअल पूरी फैमिली को एक साथ करना था, लेकिन शायद नूरी, यांडा और उसकी मॉम ही इस रिचुअल को करने वाली थी। सेसा तब गुस्से में फ्यूनरल प्रेयर्स करने में जुट जाता है, और जब जनाजा उठता है मिस्टर बुदी उन्हें ये रिचुअल परफॉर्म करने का तरीका बताते हैं। इसमें ज्यादा तो कुछ भी नहीं था, करना सिर्फ इतना था, मृतक के इस्तेमाल किए गए प्लेट्स को तोड़ना था। पूरे रास्ते ले जाते वक्त गुलाब के फूल और पैसे सिक्के छींटते हुए यही करना था, और यही करने को सेसा राजी नहीं था। लेकिन रिचुअल शुरू होने से पहले ही इनकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, तो रिचुअल सिर्फ नूरी और यांडा ही परफॉर्म करते हैं। और जनाजा शमशान तक पहुँचने तक पूरे समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मिस्टर मूल की डेड बॉडी की नजर सिर्फ अपने फैमिली पर ही थी, और सबसे ज्यादा तो सिर्फ उनकी वाइफ ही उन्हें मिस कर रही होती है। और हम फिर मिस्टर मूल की डेथ के एक दिन बाद का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर शाम के समय सभी गांव वाले जुटे हुए थे उनके घर पर फ्यूनरल प्रेयर्स करने के लिए। और वहीं पर सब बैठे हुए थे, मगर सिर्फ मिस्टर मूल की वाइफ ही अपने हस्बैंड की आवाज सुन पाती हैं। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए एक दूसरे कमरे में चली जाती है और अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि वो उसे अकेला ना छोड़े और अपने साथ ले चले। वो एकदम से ही भावुक होकर रोने चिल्लाने लगती है, इसलिए अजंग और नूरी उन्हें संभालने जाती है। और तब वो इस इंसिडेंट से इतनी डर चुकी थी कि वो नूरी को अपने साथ ही सोने के लिए बोलती है, क्योंकि उस वक्त हकीकत में उन्होंने अपने हस्बैंड की आत्मा देख ली होती है। और अब वो मिस्टर मूल वाली ठंडी की बीमारी उनके पास आ चुकी थी, जिसका शायद यही मतलब हो सकता है कि अब शायद उनके मरने की बारी आ चुकी थी, जिस वजह से उनके सभी बच्चों को उनकी फिक्र होने लगती है कि कहीं वो श्राप सचमुच में उनकी फैमिली पर हावी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी माँ ने उनके फादर की ही आत्मा को देखा था और उसके बाद से ही ये सब कुछ शुरू हो चुका है। और अब उन्हें पछतावा हो रहा होता है कि काश उनकी माँ और सेसा ने भी उस रिचुअल को परफॉर्म किया होता। लेकिन सेसा का अब भी यही मानना था कि उनकी मॉम शोक में डूबी हुई है, काफी डिप्रेस्ड है, तो ये सारी सिम्टम्स नॉर्मल है, न कि श्राप वगैरह की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सेसा उन्हें बताता है कि उसे जल्दी हॉस्पिटल वापस जाना होगा, क्योंकि हॉस्पिटल पेशेंट से भरा पड़ा है, जिससे यांडा को उस पर गुस्सा आने लगता है कि घर में ये सब कुछ हो रहा है, इसे अपने ड्यूटी की पड़ी हुई है। दोनों तब एक दूसरे से नाराज होकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और दूसरी सुबह जब सब उठते हैं तब अपनी माँ को कमरे में न पाकर सब हैरान हो जाते हैं, और वो तब उन्हें घर के बाहर एक सड़क पर पड़ी हुई नजर आती हैं, ठंड से कांपती हुई। और उसी वक्त उस पिकअप ट्रक की एंट्री हो जाती है, जिस इंसान को नजर ही नहीं आता कि सड़क के आगे क्या पड़ा हुआ है। और वो तो भला यांडा समय पर आ गया और उसने अपनी माँ की जान बचा ली, वरना उनकी मॉम तो उसी वक्त निपट जाती। और घर के अंदर आने के बाद वो अजंग और नूर दोनों को ही एक बैड न्यूज और एक गुड न्यूज देती हैं, बिल्कुल अलग ही एटीट्यूड में। बैड न्यूज ये था कि वो जल्द ही जाने वाली थी, कहाँ ये उनके बच्चों को खुद पता लगाना था। और गुड न्यूज ये थी कि वो उन्हें भी अपने साथ में लेकर जाने वाली थी।
जिससे नूर को एक तगड़ा झटका लगता है कि ये क्या बोल रही हैं, और वो तब तुरंत ही ये बात अपने भाइयों से शेयर करती हैं। पर सेसा एक अड़ियल इंसान था। वो उनकी कोई भी बात सुनने समझने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि उसके लिए ये एक मेडिकल कंडीशन था जिसे डिप्रेशन कहते हैं। और उसे सिर्फ यही दिख रहा होता है कि मिस्टर बुदी इस मामले में अपनी टांग कुछ ज्यादा ही अड़ा रहे होते हैं, और यांडा के मन में वो फालतू का डर भर रहे होते हैं ताकि उनका परिवार बिखर जाए और वो आपस में ही झगड़ने लगे, क्योंकि वो हमेशा से उसके फादर को देखकर जला करता था। और यांडा की एक ये भी दुविधा थी कि अगर उसकी मॉम का टेम्परेचर नॉर्मल है तो उन्हें ठंड क्यों लग रही है, जिसका जवाब तो सेसा को भी पता नहीं होता। लेकिन वो कहता है कि यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी, मैं इस फैमिली का हेड हूँ। यही कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। और फिर हमें तीसरे दिन का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर शोक का गम अब थोड़ा छट चुका था और घर में अब रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है और उनकी मॉम भी अब हील हो रही होती है। तो सेसा उनसे परमिशन मांगने के लिए आया था कि वो वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहा है कल, जिसके लिए उसकी मॉम हामी भी भर देती है। और उस रोज शाम तक हाउस रिपेयरिंग का काम चलता ही रहता है। और उसकी मॉम जब प्रेयर्स करके फैन ऑफ करने की कोशिश करती है तो फैन ऑफ ही नहीं होता। ऊपर से उनके हस्बैंड की आत्मा आ जाती है वहाँ पर, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है। और वो तब जैसे ही खिड़की के पास पहुँचती है, आवाजों को फॉलो करते हुए कोई एंटिटी उन्हें इतना जोर से डरा देती है कि वो फ्लोर पर गिर पड़ती हैं। और उसी वक्त वो चलता हुआ फैन भी उनके फेस पर आकर गिर पड़ता है, जो उनके फेस के चिथड़े उड़ा देता है और तुरंत ही उनकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंटली। और अब दोबारा से यह फैमिली शोक में डूब चुकी थी। गांव वाले आए थे उन्हें संवेदना देने के लिए और वो वापस लौट गए रात में। तब मिस्टर बूदी उनकी ये दशा देख यांडा को एक शमर का पता देकर चले जाते हैं, जो जंगल के बीचों बीच में रहती है। और उनका मानना था कि वही उन्हें इस मुसीबत से बचा सकती है। और वो ये बात सेसा को नहीं बताते। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा था, इनके बीच में कर्ज वाली बात को लेकर मनमुटाव बढ़ता जा रहा था। फिर भी सेसा का ये मानना था कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इंसान इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। उसके हिसाब से उसके पेरेंट्स की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। लेकिन इस बहस के बाद हम देख पाते हैं कि अब सेसा को भी ठंड लगने लगी थी। और रात में जब नूरी अपने मॉम की डेड बॉडी के बगल में लेटी हुई थी, उसे एक भयानक सा नाइटमेयर आता है, जहाँ पर उसकी मॉम ही उसे डरा रही होती है। और यहाँ सेसा को तो उसकी मॉम और डैड दोनों की ही आत्मा हॉन्ट करने लगी थी, इसलिए वो दवाइयों का सहारा लेकर सो जाता है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। और चौथे दिन जब ये सब अपनी माँ को दफन करके लौटते हैं, यांडा नूरी से उस शमन के बारे में बताता है और साथ चलने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे अब सेसा की फिक्र हो रही थी। यांडा को यकीन था कि अगली बारी सेसा की ही थी, क्योंकि उसने भी रिचुअल परफॉर्म नहीं किया था। तो ये दोनों भाई बहन अपने मोटरसाइकिल से निकल लेते हैं उस शमन के तलाश में, सेसा को बिना बताए ही। और यहाँ घर पर सेसा के साथ वो हॉन्टिंग वाली प्रक्रिया चालू थी। और तभी उसे कमरे में बाहर अजंग मिल जाती है और वो सेसा से बताती है कि नूरी और यांडा कहीं चले गए हैं और अब तक नहीं लौटे। और यहाँ उन्हें रात हो चुकी थी उस जगह पर पहुँचते पहुँचते, जहाँ पर उन्हें जंगल के बीचों बीच एक कॉटेज नजर आती है और उसमें एक लेडी शमन रहती थी। और यहाँ दूसरी ओर घर पर फ्यूनरल सेरेमनी खत्म होने के बाद भी नूरी और यांडा जब घर नहीं लौटते, तो सेसा फिर से अजंग से इसके बारे में पूछता है, क्योंकि उसके मन में यही बात खटक रही होती है कि मिस्टर बूदी उनके फैमिली मैटर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। और उसे लग रहा था कि कहीं उन्होंने ही तो यांडा को कहीं भेज तो नहीं दिया। और एजन को भी ये नजर आ रहा था कि यांडा मिस्टर बूदी के इन्फ्लुएंस में है, वो हमेशा उनकी ही बात सुनता है। और इसके बाद सेसा जब यांडा के कमरे में जाता है उसके कमरे की तलाशी लेने के चक्कर में, तो कमरा खंगालते वक्त उसे बेड के नीचे एक अजीब सी चीज मिलती है, जो एक छोटा सा वुडू डॉल जैसा दिख रहा होता है। और उसे खोलने पर उसमें उसे सिर्फ मिट्टी भरी हुई नजर आती है, जो बिल्कुल काले रंग की थी। सेसा तब तुरंत ही समझ जाता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। वो उसकी फोटो खींचकर उसे तुरंत ही नूरी को भेज देता है, लेकिन उसके सेलफोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो उसे फोन नहीं कर पाता। और तब उसी वक्त वापस से उसे खिड़की के पास किसी की आहट महसूस होती है और सेसा को तब उसके फादर की आत्मा बाहर नजर आती है और वो उनके पीछे भागने लगता है बड़ी तेजी से। और अजय जब उन्हें कमरे में नहीं पाती तो वो नूरी को कॉल करके ये सारी बातें बताती है कि सेसा गायब हो चुका है घर से। और नूरी तब सेसा के भेजे हुए उस फोटो को भी देखती है और ये दोनों भाई बहन तब तुरंत ही सेसा के फिक्र में वहाँ से निकल लेते हैं।
और यहाँ सहसा अपने फादर का पीछा करते करते फॉरेस्ट के अंदर घुसता जा रहा था, जहाँ पर उसे उसकी मॉम की आत्मा भी कुछ ज्यादा ही उसे डरा देती है। और डर के मारे जब ये भागता है, उसके पैर एक बैड ट्रैप में फंस जाते हैं और वो एकदम से ही लहूलुहान हो जाता है। और रेंगते रेंगते जब वो सड़क तक पहुँचता है, वही पिकअप ट्रक उसे लिफ्ट देकर हॉस्पिटल पहुँचा देती है। लेकिन हॉस्पिटल में कोई होता ही नहीं, तो वो किसी तरह तब खुद ही स्ट्रेचर पर जाकर लेट जाता है। और लेटने के बाद ही उसके पेरेंट्स की आत्मा वहाँ पर आकर उसके स्ट्रेचर को खींच ले जा रहे होते हैं, जिसके बाद वो खुद को मॉर्ग में पाता है, जहाँ पर ढेर सारे कॉप्सेस पड़े हुए थे, जो अचानक से उसे देखते ही उठकर बैठ जाते हैं। और सहसा तब डर के मारे स्ट्रेचर से गिर पड़ता है, जिससे कोई नुकीली चीज उसके सर में धंस जाती है और वो तब तुरंत ही मारा जाता है। और यहाँ घर पर नूरी और यांडा सहित सारे गांव वाले सहसा को ढूंढने में जुटे हुए थे। तभी यांडा को हॉस्पिटल से फोन आ जाता है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद इन्हें वापस से शॉक लग जाता है सहसा को डेड पाकर। और हम तभी जान पाते हैं कि हॉस्पिटल में सहसा के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके साथ आत्माओं की दुनिया में हुआ था। रियल वर्ल्ड में जब वो हॉस्पिटल में पहुंचा, एक नर्स ने उसे एडमिट करवाया था, लेकिन ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। और आज था 5वां दिन। तो ये दोनों सहसा को दफनाकर घर वापस लौट आते हैं और अजंग तब इन्हें सहारा देती है। लेकिन अब इनसे अकेले रहा नहीं जा रहा होता है। इन्हें अफसोस हो रहा था कि काश इन्होंने कुछ करा होता सबको बचाने के लिए। और ठीक उसी शाम न्यूरी को भी भयानक ठंड लगने लगती है, जैसे सबके साथ में हुआ था। वो समझ चुकी थी कि अब उसकी ही बारी थी और उसे तब उस वुडू डॉल की याद आ जाती है, जिसकी फोटो सहसा ने उसे भेजी हुई थी। और वो जब अपने बेड के नीचे झांक कर देखती है तो उसे वहाँ पर भी एक वुडू डॉल नजर आती है, जो वो तुरंत ही पहुँचती है यांडा को दिखाने के लिए। और उन्हें तब लगता है कि अगर देरी हुई तो वो भी मारे जाएंगे, इसलिए यांडा तुरंत ही नूरी के साथ उस शमन के पास पहुँच जाता है। और ये वही शमशान की मिट्टी ही थी। तो शमन का कहना था कि इससे पहले कि मौत उन्हें लेने के लिए आए, उन्हें अपने खून का त्याग करना होगा और एक रिचुअल परफॉर्म करनी होगी, वो भी तुरंत के तुरंत, वरना नूरी तो आज रात ही मरने वाली थी। तो इस रिचुअल से क्या होगा कि इनकी डेथ सैंडर की डेथ से स्विच हो जाएगी। मतलब इसे आप इस तरह से समझिए कि इन सब की डेथ इनके फादर के डेथ कर्स की वजह से नहीं हो रही है। ये सब किसी की साजिश है इन्हें मारने की, जिसने इनकी फैमिली पर ही वुडू डॉल वाला मैजिक करके रखा हुआ था। तो इस रिचुअल से उस ब्लैक मैजिक करने वाली की डेथ हो जाएगी, एक्सचेंज में इन्हें जिंदगी मिल जाएगी। क्योंकि अगर कोई भी ब्लैक मैजिक किया जाता है तो एक कोटा तय करके किसी भी डार्क स्पिरिट को भेजा जाता है कि तुम्हें इतने सोल्स मिलेंगे, तो उतने सोल्स तो वो लेकर ही लौटेगी। और ये रिचुअल तब स्टार्ट होता है ब्लड से, नूरी के, जहाँ पर उनके हाथों को कट लगाकर उनका खून निकाला जाता है और फिर इनके शरीर को मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाता है। और ये वही मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन था। और यहाँ पर मुर्गी की बलि भी शामिल थी इस रिचुअल में उस डीमन को बुलाने के लिए। और तब हमें ये पता चलता है कि ये ब्लैक मैजिक किसी और ने नहीं बल्कि खुद इनके चाचा ने करवाई होती है। तो जिस डीमनस ने नूरी की फैमिली को मारा, वो सीधा इस रिचुअल की वजह से पहुंच जाती है सीधा उनके घर पर और उन्हें हॉन्ट करने लगती है। और फिर एक्सीडेंटली कोई तेजाबी पदार्थ उनके ऊपर गिरा कर उन्हें मार डालती है जलाकर। और इसके बाद उस डीमनस का एनकाउंटर सीधा नूरी से होता है रिचुअल के दौरान। और वो तब उसे अपने बगल में पाकर डर के मारे चिल्लाने लगती है और वहां से उठकर भागने लगती है उससे बचने के लिए। और तब रास्ते में ही बिजली कड़कने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और असल में ये सब सिर्फ उसका एक हेलुसिनेशन था। उसने इस तरह से अपने डेथ को देख लिया था और अब वो नहीं मरने वाली थी, असलियत में वो जिंदा ही थी और वहीं पर दफन थी। वो बेहोशी में ये सब कुछ देख रही होती है कि वो मर चुकी है। और एजंग के फादर भी बड़े अजीब थे। मेहनत करने के लिए इन्हें मत कहो, इनको बराबरी की स्टेटस और दौलत चाहिए। ये अपने भाई की तरक्की से इतना जला करते थे कि इन्होंने उनकी जान लेने तक की सोच रखी थी, सिर्फ इसीलिए ताकि वो एजंग को उस पूरी जायदाद की वारिस बना सके। एजंग भी इसमें इक्वली शामिल थी और ये करने के लिए इन्होंने बड़े चालाकी से एक्सीडेंट के बाद अपने भाई के सामने हाथ पैर जोड़कर एजंग को उनके घर में एंट्री दिलवा दी, जो मिस्टर मूल की सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें एजंग पर दया आ गई थी क्योंकि उसने एक्सीडेंट में अपने माँ को खो दिया था और वो दिल के इतने साफ थे कि उन्होंने तो एजंग के पढ़ाने का भी जिम्मा उठा रखा था। लेकिन फिर भी एजंग संतुष्ट नहीं थी इससे, इसीलिए उसके फादर ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया।
और एजेंट के ही जरिए उन्होंने उन वुडू डॉल्स को उनके बेड्स के नीचे रखवा दिए। तो अब प्रेजेंट में नूरी की जान के बदले एजेंट की जान जाने वाली थी। तब घर पर एजेंट जैसे ही घोड़े को शिफ्ट करने के लिए आती है और उसे खोलती है, घोड़ा एकदम से किसी अदृश्य शक्ति को देखकर डर के मारे भागने लगता है और एजेंट को अपने साथ घसीटता चला जा रहा था रस्सी में, जिस दौरान एक लकड़ी में फंसकर एजेंट की डेथ हो जाती है बड़ी बेरहमी से। तो इस तरह से उस डीमनस का प्रण पूरा हो जाता है, उसका कोटा पूरा हो चुका था। तो अब वो शांत हो जाएगी और इस सिबलिंग की जान तब बच जाती है। और दूसरे दिन ये सब घर लौटकर अपने चाचा जी और एजेंट दोनों के ही फ्यूनरल को अटेंड करते हैं। और नूरी की बातों से हम ये जान पाते हैं कि नूरी जॉब के लिए बाहर नहीं जाने वाली थी, क्योंकि मिस्टर बूदी ने उसे उन गांव के घरों को बिल्ड करने का प्रोजेक्ट सौंप दिया होता है, जिससे नूरी बहुत ही ज्यादा खुश थी। और रियांडा ने भी उन्हें अपनी मदद करने के बदले उन्हें रबर प्लांट्स के सीड्स सौंप दिए होते हैं, जो मिस्टर बूदी की ही इच्छा थी। और इतना सब कुछ होने के बाद ये भाई बहन कंफ्यूज्ड थे कि फ्यूनरल वाले रिचुअल की वजह से वो जिंदा बच गए या उस शमन के रिचुअल की वजह से। सीन यहीं पर कट होता है और हम मिस्टर बूदी को देख पाते हैं उसी शमन के पास। और ऐसा लग रहा था जैसे वो शमन के काम से काफी ज्यादा खुश थे, जो काफी सारे सवाल पैदा करता है यहाँ पर कि क्या वाकई में मिस्टर बूदी एक अच्छे इंसान थे या फिर उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए मिस्टर मूल की फैमिली को टारगेट किया था। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि मिस्टर बूदी ने पहले उसी शमन का सहारा मिस्टर मूल के भाई को दिलवाया हो मिस्टर मूल की फैमिली को मरवाने के लिए, और फिर खुद एक अच्छा इंसान बनने के लिए यांडा की हेल्प करवाई उसी शमन द्वारा। और उसी शमन के ही जरिए उसने मिस्टर मूल के भाई को भी मरवा डाला। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर मूल का भाई तो बेचारा बेकसूर था और बेवजह ही मारा गया, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर फायदा सिर्फ मिस्टर बूदी का ही हो पाता है। तो वो किसी भी दिन यांडा को उल्लू बनाकर पूरी प्लांटेशन भी हथिया सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।